प्यारे बच्चों, आदर्श की ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास नंबर 11 एग्रीकल्चर की क्लास नंबर 11 जिसमें मृदा संरक्षण की जैविक विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मृदा संरक्षण की जैविक विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। कल मैंने आपको बताया था कि मृदा जो है मृदा अपरदन या मृदा क्षरण जो है उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, जिनके बारे में हमने डिटेल से कल पढ़ा था। आज हम जो पढ़ रहे हैं तो मृदा संरक्षण की जो जैविक विधि यानी मृदा क्षरण से जो अपने मृदा को किस प्रकार से बचा सकते हैं उसकी सबसे पहले अपनी जैविक विधियां हैं, उसके बाद अपने हैं घास संबंधित विधियां और तीसरी संबंधित विधियां। तो विशेषतः जो अपने सबसे पहले जो है एग्रोनॉमिकल जो मेथड्स हैं वो अपने पढ़ेंगे। उसमें सस्य संबंधित यानी खेत में, सस्य क्या मतलब क्या होता है, खेत वाला, सस्य विज्ञान के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ा है। तो खेत में ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनको अपनाकर जो हैं हम अपने मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, मृदा के क्षरण को कम किया जा सकता है, वो है सस्य संबंधित विधियां हैं। उसमें 3-4 पार्ट हैं अलग अलग। जैसे पहला इसमें रहता है आपका समोच्च खेती, दूसरा आपका आता है भू परिष्करण, तीसरा आपका फसल चक्कर, चौथा आपका जो है पलवार और पांचवा जो है आपका आता है पट्टियों में फसल को बोना। तो इन 5 टॉपिक पर सबसे पहले अपने विशेष रूप से चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम घास संबंधित पढ़ते हैं और फिर अपने वृक्षारोपण संबंधित पढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपने सस्य संबंधित विधियों के अंदर एग्रोनॉमिकल मेथड्स के अंदर सबसे पहला जो है वो अपने आता है कौन सा, आपका समोच्च खेती। समोच्च खेती, कंटूर फार्मिंग, याद रखेंगे हमेशा काम आने वाली चीज़ है। जब तक आप बीएससी एमएससी पीएचडी करोगे तो आपको समझ आने वाली चीज़ है, वो है आपकी समोच्च खेती, कंटूर फार्मिंग जो है वो है। तो कंटूर फार्मिंग क्या होती है, नाम तो सुना ही होगा काफ़ी बार, क्योंकि 11th में काफ़ी चर्चा हुई थी अपने इस विषय पर कि कंटूर फार्मिंग क्या होती है, समोच्च खेती क्या होती है। आज हम उसको और डिटेल से पढ़ लेते हैं। सीधी सी बात है, कंटूर फार्मिंग का शब्द आते ही दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि कंटूर फार्मिंग यानी पहाड़ी क्षेत्र या ढलान वाली भूमि पर की जाने वाली खेती होती है। तो देखिए अपने सबसे पहले समोच्च खेती के बारे में या आपके जो है कंटूर फार्मिंग के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में कंटूर फार्मिंग जरूर याद रखें, इंग्लिश वाला शब्द काफ़ी बार बता चुके हैं, साथ साथ में इंग्लिश वाला वर्ड जो है वो आपको जरूर याद रखना है। कंटूर फार्मिंग या आपकी हिंदी में बात करें तो समोच्च खेती कहलाती है। तो देखिए आपकी किताब की बात की जाए तो क्या है, इसमें लिखा होगा कि समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई रेखाओं को क्या कहा जाता है, कंटूर कहा जाता है, समोच्च कहा जाता है। कंटूर क्या होता है कि समान ऊंचाई यानी कोई भूमि जो है उस जैसे मान लें पहाड़ी क्षेत्र, सबसे विशेष करके बात जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों के और अपने रेगिस्तानी क्षेत्र में अपनी बात करें तो टीलों की बात आती है। समान ऊंचाई के अगर टीले हैं, समान ऊंचाई की अगर पहाड़ियाँ हैं तो उनके ऊपर जो रेखाएं बनी होती है, रेखाएं यानी कैसे, मतलब एक बार इसने डेफिनेशन दी है कंटूर की कि समान ऊंचाई, कोई अगर कोई समान ऊंचाई है उस पर कोई रेखा बनी होती है, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है, कंटूर कहा जाता है। अब वो रेखाएं किस प्रकार की होती है और खेती किस प्रकार से रेखाओं के माध्यम से कर सकते हैं वो आगे अपने पढ़ रहे हैं। आगे लिखा होगा कि समस्त कार्य और फसलें को उगाने की या बुआई जो होती है वो हमेशा जो ढाल वाली, क्योंकि ऊंचाई होती है तो उसकी ढाल अवश्य होगी, तो ढाल की विपरीत दिशा में करेंगे। और साथ ही अगर लंबाई, ढाल की लंबाई ज़्यादा होती है तो यानी खड़ी ढलान ज़्यादा है तो कंटूर जो बनाएंगे, जो रेखा बनाएंगे, कंटूर जो बनाएंगे अपने, उसकी दूरी कम होगी। और ढलान अगर कम है तो कंटूर की दूरी क्या हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। ढालू भूमि पर अगर आप कंटूर बना देंगे तो उससे क्या होगा कि वर्षा का पानी रुक कर आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेगा और आपकी मृदा द्वारा जो क्षरण धीरे धीरे नीचे आने की वजह से जो पानी है वो मृदा के द्वारा, क्योंकि टाइम उसको ज़्यादा मिल जाएगा रुकने का, तो मृदा उसको आराम से सोख लेती है और
जो पानी है वो कम मात्रा में बाहर निकलता है और जो मृदा होती है वो क्षरण नहीं हो पाता है, सुरक्षित हो जाती है। ये तो अपने किताब की परिभाषा के हिसाब से पढ़ा। आप देखिए वो पूरी तरह से क्या बताते हैं। कंटूर फार्मिंग यानी ये मान लो कोई पहाड़ी वाला क्षेत्र है, समान ऊंचाई की जो है एक खेत में, क्योंकि विशेष करके देखिए कंटूर फार्मिंग विशेष करके पहाड़ी क्षेत्रों में काम आती है। एक बात को दिमाग में बिठा लीजिए, कंटूर फार्मिंग कहाँ पर काम आती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। जैसे कि आपने चाय के बागान का नाम सुना होगा आपने, तो वो हमेशा कंटूर फार्मिंग के सिद्धांत पर ही हमेशा क्योंकि उसकी खेती की जाती है। क्योंकि अगर अपने इधर पश्चिम बंगाल जो है, आपका असम जो है, उधर अगर अपने बात करें तो पहाड़ी क्षेत्र ज़्यादा है, वहाँ पर फ्लैट लैंड यानी समतल भूमि जो है वो काफ़ी कम मिलती हैं। तो वहाँ के लोग जो है वो चाय के, कॉफ़ी के ये जो है बागान लगाते हैं और ये जो है वहाँ पर कंटूर फार्मिंग के माध्यम से लगाते हैं। अगर कंटूर फार्मिंग के चित्र वगैरह की बात की जाए तो आप अपने यूट्यूब चैनल उस पर डाल सकते हैं, कोई यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं कि कंटूर फार्मिंग क्या होती है, तो आपको पूरी डिटेल्स उसमें वहाँ पर समझा दिया जाएगा। आपको साथ में बताया भी जाएगा इस प्रकार से खेती होती है, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। तो आप आजकल क्योंकि ऑनलाइन डिजिटल का ज़माना है, वैसे अपने ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पर भी इसका सर्च कर सकते हो, कंटूर फार्मिंग कैसी होती है, आपको सारा पता चल सकता है उधर। तो देखिए कि समान ऊंचाई की, जैसे मान लो कि अपने सबसे पहले पहाड़ी क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि समान ऊंचाई की जो पहाड़ियाँ होती है खेत के अंदर, मान लो किसी कृषक का खेत है उसमें पहाड़ी, क्योंकि वहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र ही है, तो पहाड़ी क्षेत्र है तो समान ऊंचाई की जो है वहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, तो उस पर अपने इस तरीके से जो हैं वहाँ पर भूमि को इस प्रकार से तैयार करेंगे कि वहाँ पर जो है वो ढलान के विपरीत दिशा में, ये तो होगा ढलान का, ये तो क्या हो गया ढलान की दिशा, यानी इस तरह से ढलान है तो ये तो ढलान के समानांतर हो गया, यानी ढलान की पूरी दिशा हो गई। यानी जिस दिशा में ढलान है उसी दिशा में खेती करना, वो तो ढलान के समानांतर हो जाता है। लेकिन अगर अपने ढलान के विपरीत दिशा में, और कंटूर फार्मिंग की खासियत है कि हमेशा जो भी खेती का कार्य किया जाता है वो ढलान के विपरीत दिशा में किया जाता है। तो इस प्रकार से अपने बुआई करते हैं उन चीज़ों की, जैसे चाय का हो गया, कॉफ़ी का हो गया, तो इस प्रकार से जो है इधर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होता है उसके इस साइड में इस प्रकार से जो है जो बुआई है या जो जुताई है वो इस प्रकार से ढलान के विपरीत दिशा में की जाती है। तो यहाँ पर क्या बन जाती है, इस प्रकार से जो है वो पहाड़ी है जो है पहाड़ी के ऊपर जो सीढ़ी नुमा जो है वो आकृतियाँ बन जाती है, सीढ़ी नुमा आकृति। जो कंटूर फार्मिंग का दूसरा नाम अपने सीढ़ी नुमा खेती की कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीढ़ी नुमा खेती। जैसे अपने घरों में सीढ़ियाँ होती हैं उस प्रकार की जो है ढलान के उस प्रकार की जो खेती है वो काफ़ी लंबी होती है। जितनी लंबी पहाड़ी है, यानी इस साइड से इतनी लंबी पहाड़ी है, जैसे ये पहाड़ी है तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो इस प्रकार से जो है वो फसलों की जुताई की जाएगी, फसलों की बुआई की जाएगी। तो एक तरह से ढलान के विपरीत दिशा में कार्य होगा और वहाँ पर सीढ़ी नुमा आकृतियाँ बन जाएगी। अब इस सीढ़ी नुमा आकृतियों पर जब वर्षा का पानी गिरेगा तो यह पानी काफ़ी धीरे धीरे इस प्रकार से रुक रुक कर नीचे आएगा, यानी इस प्रकार से नीचे पानी आता है, यानी पहले ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर नीचे की तरफ फ्लैट जमीन जो आती है, ढलान जहाँ खत्म होती है वहाँ पर पानी धीरे धीरे नीचे उतरता है और धीरे धीरे नीचे उतरता है तो पानी का स्पीड जो है, पानी की जो गति है वो काफ़ी कम हो जाती है और यहाँ से मिट्टी जो है वो कटाव कम लगता है और धीरे धीरे नीचे आते आते जो है काफ़ी क्या होता है उसका पानी का स्पीड बिल्कुल कम हो जाता है, तो मिट्टी जो है वो कटेगी नहीं और इस प्रकार से मृदा संरक्षण हो जाता है। जल के द्वारा मिट्टी जो है वो कटती नहीं है और जलीय क्षरण बिल्कुल कम हो जाता है। तो पहाड़ी क्षेत्रों में ये काम जो है वो सीढ़ी नुमा खेती करके किया जा सकता है। इससे ही अपने कंटूर फार्मिंग या समोच्च खेती का नाम दिया जाता है। अगर अपने टीलों की बात करें तो उनके अंदर भी अपने जो है इस प्रकार से कर सकते हैं खेती। तो उसमें जो अपने फोरो बनेंगे, कूंड या अपने मारवाड़ी भाषा में बात करें तो खूड या उमरा जिसे बोलते हैं, वो यहाँ से यहाँ आपने देखा होगा कि काफ़ी ऊंचा टीला जिस खेत के अंदर होता है काफ़ी ऊंचाई होती है। जो टीले या मारवाड़ी भाषा की बात करें दोहरे जो होते हैं उनमें आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर द्वारा जुताई नहीं गई, तो ट्रैक्टर जो होता है वो एक मशीन जो है वो वहाँ पर जो आराम से जुताई नहीं कर सकती। तो ऊंट के द्वारा रेगिस्तान क्षेत्रों में विशेष करके क्या काम आता है? ऊंट। तो ऊंट के द्वारा जो है वो जो उसके पीछे हल जोड़ के और उसकी जो है वो क्या की जाती है, जुताई की जाती है। तो उसमें क्या होता है, हमेशा याद रखना आप, इस प्रकार से नहीं की जाएगी कि यहाँ से यहाँ ऐसे नहीं की जाती कि ऊपर से
ऊँट को ऊपर चढ़ाया और नीचे की तरफ बुआई कर दी, या नीचे से बुआई करके ऊपर ले जाते हैं, ऐसे नहीं होता। एक इस दिशा से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या इस दिशा से इधर से इधर, या इधर से इधर, यानी इस प्रकार से ये हो जाएगा। ये क्रम हो जाता है। कौन सा क्रम हो जाता है उनका? ये कौन सा? ये क्रम हो जाता है खेती का। कौन सा हो जाता है? देखिए जैसे ढलान है तो उसमें देखिए इस प्रकार से, तो यहाँ से इस प्रकार से पानी नीचे आएगा, तो धीरे 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 सीढ़ियाँ बन जाती है, ये उसका क्रम हो जाता है। इस प्रकार से अपने क्या करते हैं, खेती करते हैं। एक बात और बताई गई है कि देखिए अगर ढलान ज़्यादा है, खड़ी ढलान, ढलान यानी ज़्यादा का मतलब ढलान की लंबाई ज़्यादा है, यानी काफ़ी ज़्यादा ढलान है खेत के अंदर, पहाड़ी पे या टीलों पर काफ़ी ज़्यादा ढलान है, तो ये जो आपकी ये जो कंटूर बनाएंगे, ये जो रेखा या जो ये कुंड या फोरो या जो अपने ये फसल की जो लाइनिंग है, जो फसल अपने लाइनों में बोते हैं वो लाइनिंग बनाएंगे, उनकी आपस की दूरी, ये दूरी, ये आपस की दूरी है इनकी, तो ये दूरी क्या होती है? कम। क्या होती है? कम होती है। क्यों होती है कम? क्योंकि ढलान ज़्यादा है। तो एक अगर आपने देखा यहाँ बनाती और दूसरी यहाँ बनाई, तो फिर पानी को जो है, पानी यहाँ से सीधा निकलेगा और सीधे नीचे वाले पे गिरेगा, तो पानी का क्या हो जाएगा? स्पीड वापस तेज हो जाएगी, उसमें कटाव ज़्यादा होगा। अगर जगह जगह पे मान लो कि एक सीढ़ी ये होगी, दूसरी सीढ़ी ये होगी, तीसरी सीढ़ी ये होगी, चौथी ये होगी, तो ये पानी बिल्कुल रुक कर आएगा। लेकिन अगर अपने एक सीढ़ी यहाँ बनाती है तो एक सीढ़ी यहाँ बनाते हैं, तो ये पानी सीधा यहाँ से गिरेगा और यहाँ पर आएगा, तो इसका स्पीड क्या करता है? ज़्यादा, तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा होगा। तो इसलिए क्या बताया इसने कि अगर ढलान ज़्यादा है, यहाँ पर लिख देते हैं, याद रखना इसको कि ढलान ज़्यादा है या ढलान की लंबाई, एक ही बात है, ढलान ज़्यादा हो या ढलान की लंबाई ज़्यादा हो, ढलान ज़्यादा है तो कंटूर की आपस की दूरी क्या होती है? कम होगी। क्या होगी? कम होगी। और ढलान अगर कम है, ढलान कम है या ढलान की लंबाई क्या है? कम है, तो कंटूर की आपस की दूरी क्या हो सकती है? अपने ज़्यादा हो सकती है। क्या हो सकती है? ज़्यादा। अब ये ज़्यादा कैसे हो सकती है कि ढलान बिल्कुल कम है, ऐसे नॉर्मली ढलान है कोई, तो उस पर पानी, तो ढलान नॉर्मल है तो पानी का स्पीड वैसे ही कम होता है, और उस पर अगर आपने जैसे एक कंटूर यहाँ बना दिया, एक कंटूर आपने क्या बना दिया, जैसे मान लो कि एक कंटूर अगर आपने यहाँ बना दिया और एक कंटूर लास्ट में जाके यहाँ बना दिया और ढलान बिल्कुल कम है, तो फिर वैसे ही ये पानी, क्योंकि कंटूर बनाने से इसकी स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है, तो फिर और ज़्यादा स्पीड कम हो जाएगी, उसमें मिट्टी का कटाव हो जाता है, कम हो जाता है। तो याद रखेंगे कि जो पहाड़ी क्षेत्र या टीले वाले क्षेत्रों में ढलान के विपरीत दिशा में जो खेती की जाती है उसको कंटूर खेती कहते हैं, कंटूर फार्मिंग कहते हैं, सीढ़ीनुमा खेती कहते हैं। क्यों किया जाता है? क्योंकि जलीय क्षण जो होता है उसको कम करने के लिए ये किया जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि कंटूर बना देने से पानी रुक कर नीचे की तरफ आता है और वहाँ पर मिट्टी का कटाव कम होता है, तो मृदा क्षण कम होगा। अगर ढलान की लंबाई ज़्यादा होती है तो हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को कि ढलान की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो कंटूर की आपस की दूरी, यानी दो कंटूर की, यानी दो लाइनों की, दो कुंड की, दो फोरों की, या अपने मारवाड़ी में दो कुंगरों की जो आपस की दूरी जो है वो क्या होती है? हमेशा कम रखी जाएगी, ताकि जो है पानी रुक कर आए। और अगर ढलान कम है, बिल्कुल स्लोप कम है, तो आप उनकी आपस की दूरी को ज़्यादा रख सकते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कभी भी आपको आने वाले एग्जाम्स में कि अगर कंटूर की लंबाई ज़्यादा होगी तो कंटूर की क्या कि ढलान की लंबाई अगर ज़्यादा होगी तो कंटूर की आपस की दूरी कम होगी या ज़्यादा, तो आपका उत्तर रहेगा कम होगी। और ढलान की लंबाई अगर कम है तो कंटूर की दूरी क्या हो सकती है? आपस में जो है ज़्यादा हो सकती हैं। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। और अगर कंटूर बना देंगे तो एक फ़ायदा आपको पता ही है कि पानी रुक कर आएगा, तो रुक कर पानी आने से पानी जो है ढलान पर ज़्यादा समय तक रुकेगा, और ज़्यादा समय तक रुकेगा तो मिट्टी उसको अंदर क्या कर लेती है? अब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है, तो पानी बहुत ही कम मात्रा में नीचे की तरफ पहुंच पाता है, जिससे मिट्टी का कटाव बहुत ही कम होता है। इस प्रकार से अपने जो है कंटूर फार्मिंग करके, समुच्च खेती करके जो हैं वो अपने जलीय क्षण को कम कर सकते हैं। ये हो गया खेती में सबसे पहला उपाय या सस्य संबंधित उपाय जो पहला अपना हो जाता है। तो ये है अपना समुच्च खेती के द्वारा किस प्रकार से जलीय क्षण को कम कर सकते हैं। मैं समझता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। अब अगर नहीं आया तो आप डाउट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक जितने भी विद्यार्थी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो,
अभी उनका एक भी डाउट हमारे पास नहीं आया है, तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि किसी बच्चे ने अभी तक वीडियो देखी ही नहीं है। तो कृपया अपना दायित्व निभाएं, अपने वीडियो देखें और जो चीज़ समझ में नहीं आती हैं तो उसको आप ज़रूर जो हैं वो डाउट बॉक्स में लिखें। आप इस चीज़ का जो है मन में से वहम निकाल दो कि अपने स्कूल जो हैं वो जल्द ही लग सकती है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए आपको पूरे साल तक ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ सकती है। इसलिए जो है आप अपना ध्यान पूरा ऑनलाइन स्टडी पे दीजिए। अगला अपना जो है वो उपाय है, सबसे सुनिश्चित उपाय कौन सा है, वो है अपना भूपरिष्करण का। कौन सा है? भूपरिष्करण का। भूपरिष्करण इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिलेज। इंग्लिश वाले वर्ड जरूर याद रखेंगे। टिलेज या भूपरिष्करण क्या होता है तो वो देखिए। तो भू यानी क्या होता है? भू, वैसे भूपरिष्करण के बारे में छठे लेसन के अंदर आपको लोगों ने बताया भी है। भू मतलब क्या होता है? भूमि। और परिष्करण का मतलब होता है सुधारना। क्या होता है? सुधारना, परिशोधन करना, ये चीजें हैं। भू यानी भूमि को सुधारना, यानी खेती संबंधित ऐसी क्रियाएं जिसमें भूमि को सुधारा जाता है, क्या कहलाती हैं? भूपरिष्करण। यह तो हो गई सिंपल सी परिभाषा की बात। ये तो क्या हो गई? सिंपल सी परिभाषा की बात हो गई। अगर अपने इसकी पूरी परिभाषा की बात करें तो पूरी अच्छी तरह से भूपरिष्करण की परिभाषा क्या होगी तो मैं आपको बता देता हूँ कि मृदा को तैयार करके भूमि में फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भूपरिष्करण कहा जाता है। क्या लिखा है कि मृदा को तैयार करके, यानी खेत की भूमि जो होती है उसको तैयार करके, और भूमि में जो फसल होती है, क्योंकि भूमि में अपने क्या उगाएंगे? फसल उगाएंगे, चाहे वो सब्जी की हो चाहे वो अनाज वाली कोई भी फसल उगाएंगे, तो उसमें क्या होगा कि मृदा को ऐसे ही तैयार करेंगे जिससे भूमि में जो फसल उगेगी उसकी वृद्धि जो है वो अच्छी तरीके से हो जाए। उसकी वृद्धि के लिए जो सारी कंडीशन हैं, जो सारी शर्तें हैं वो अनुकूल हो जाए उसके, तो उस क्रिया को अपने क्या कहते हैं? भूपरिष्करण कहा जाता है। ये तो होगी भूपरिष्करण की परिभाषा की बात। ये परिभाषा आपने आगे लेसन आएगा, 5वां लेसन आएगा, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आएगा, उसमें अपने अच्छी प्रकार से दिया गया है कि भूपरिष्करण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, वो सारा कुछ दिया गया। उसमें भी आपको दोबारा पढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप याद करना चाहो तो आप कर सकते हैं कि मृदा को तैयार करके भूमि में फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आपका भूपरिष्करण कहा जाता है। थोड़ा ध्यान से याद करेंगे कि मृदा को तैयार करके भूमि में फसलों की वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? भूपरिष्करण कहा जाता है। तो अब देखते हैं कि भूपरिष्करण यानी टिलेज इंग्लिश की बात करें तो उसका क्या रोल होता है जलीय क्षरण को कम करने का। तो देखिए आपकी किताब की भाषा के हिसाब से देखा जाए तो भूपरिष्करण की सही विधियां और औजारों को अपनाने से मृदा की संरचना ठीक हो जाती है। वरानी क्षेत्रों में गहरी सिंचाई कर देने से खरपतवार तो नष्ट होंगे ही, साथ ही साथ पानी का अवशोषण भी अधिक होगा और भूक्षरण क्या हो जाता है? कम होता है। ये अपने क्षेत्र के लिए बताया है कि भूपरिष्करण के द्वारा, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप सही समय पर खेती के अंदर सही समय पर भूमि को सुधारेंगे, भूमि का सुधार करेंगे, भूमि में अच्छी क्रिया अपनाएंगे जो फसल की वृद्धि के अनुकूल होगी, तो वो कर देने से और साथ में जो अच्छे औजार खेती संबंधित क्रिया करने के लिए जो औजार काम आते हैं उन सही औजारों को अगर आप सही समय पर काम लेते हैं तो मृदा की संरचना बिल्कुल ठीक हो जाती है। मृदा की संरचना फसल की वृद्धि के अनुकूल हो जाती हैं, जिससे जो होता है काफ़ी अच्छी मात्रा में आपका फसल उत्पादन होगा और भूमि का क्षरण भी कम होगा। अगर अपने रेगिस्तानी क्षेत्र की बात की जाए तो अपने बरानी क्षेत्र जो होते हैं जो वर्षा पर आधारित, बरानी जैसे उनको बोलते हैं वर्षा पर, बिल्कुल वर्षा पर आधारित, वर्षा होती है तो खेती होती है वरना नहीं होती है। तो उन क्षेत्रों के अंदर अगर गर्मियों में मई जून के महीने में अगर गहरी जुताई कर देंगे तो उससे क्या होगा? गहरी जुताई करने का मतलब अपनी मारवाड़ी भाषा की बात करें तो उसको बोलते हैं पाड़ करना। पाड़ करना नहीं आपका खेत में, वो है। तो अगर अपने गहरी जुताई कर देते हैं तो उससे क्या होता है? उससे जो किसान परिवार से बच्चे उनको तो पता ही है, जो अगर नहीं समझते हैं या खेत कम जाते हैं तो उनके लिए बता रहा हूँ कि गहरी जुताई कर देने से मिट्टी में 2 फायदे होते हैं। एक तो मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, दूसरा मृदा जो है वो नरम हो जाती है। आपने मारवाड़ी भाषा में बात करें तो पोली हो जाए, ठीक है? तो नरम हो जाती है। नरम होने के बाद जो है पानी उसके अंदर, जब बारिश होगी तो पानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है आसानी से प्रवेश कर जाएगा और काफ़ी मात्रा में नमी संचित हो जाएगी।
तीसरा फायदा, जितने भी खरपतवार होते हैं वो गर्मियों में जलकर नष्ट हो जाएंगे। वो उसको खेती को अपने पूरे खेत को अपने जो है चीर कर रख देती है। वो जो अपने जो आती हैं जैसे प्लो है, डिस्क है, एरो है, जो है वो उस ज़मीन को बिल्कुल चीर के रख देता है। तो उससे क्या होता है, उसके जो पौधे होते हैं उसकी जड़ें ऊपर आ जाती हैं और वो धीरे धीरे गर्मी में सूर्य का तेज तापमान होता है मई जून के महीने में, आपको बताइए है, तो उससे वो जलकर नष्ट हो जाएंगे। चौथा फायदा ये भी होता है कि जितने भी कीड़े मकोड़े या हानिकारक जीवाणु कीट जो भूमि के अंदर दबे हुए थे वो ऊपर की सतह पर आ जाते हैं और सूर्य के प्रकाश से जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो ये बहुत सारे फायदे हैं गहरी जुताई करने के। तो उसी में फ़ायदा एक है कि अगर ज़मीन की गहरी जुताई अगर अपने कर देते हैं गर्मियों में, तो आने वाले सीजन के अंदर जब अपने फसल उगाएंगे, जैसे खरीफ का सीजन अभी अपने आया है, अगर किसी भाई ने पीछे मई जून के अंदर या कृषक भाई ने जो गहरी जुताई की तो उसका बड़ा फायदा होगा, क्योंकि जो पानी है वर्षा का वो काफ़ी मात्रा में संचित हो जाएगा। दूसरा, खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, उसके अंदर जो हानिकारक रोगाणु हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और जो है मृदा की संरचना बिल्कुल ठीक हो जाएगी, जिससे जो होता है वो पानी का अवशोषण अधिक होने की वजह से मिट्टी का क्षरण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये अपने भूपरिष्करण का फायदा होता है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि भूपरिष्करण की क्रिया करके अपने जलीय क्षरण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। 2 पॉइंट आपके क्लियर। तीसरा पॉइंट अपने हैं कौन सा, पलवार। कौन सा है, पलवार। इंग्लिश की बात करें तो MULCHING, मल्चिंग। नाम तो सुना ही होगा, मल्चिंग या पलवार करना क्या होता है, आपने काफी अच्छी प्रकार से आपको बताया भी गया था। अगर याद नहीं हो तो दोबारा बता देते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो मल्चिंग या पलवार क्या होती है। मल्चिंग या पलवार भूमि को, देखिए, भूमि को किसी कृत्रिम आवरण से ढक देना। जो खेत की भूमि है उसको किसी भी कृत्रिम आवरण से ढक देना क्या कहलाता है, पलवार करना या उसको मल्चिंग करना, ये कहलाता है पलवार या मल्चिंग। इसका बड़ा अहम रोल है। देखिए, जैसे सब्जी वाले जो थोड़े क्षेत्र में सब्जी उगाते हैं जो कृषक, वो तो आराम से प्लास्टिक शीट वगैरह आती है उनसे पलवार कर सकते हैं। पलवार करने के भी फायदे क्या है कि पलवार भूमि पर कोई कृत्रिम आवरण आ गया तो एक तो भूमि के अंदर जो नमी है, जो पानी संचित है, उसको सूर्य का प्रकाश सीधा टच नहीं कर पाता है और उससे वाष्प नहीं बढ़ती और वो जो नमी है वो भाप बन के उड़ती नहीं है और जमीन के अंदर ही संचित रह जाती है। एक फायदा तो ये हुआ। दूसरा, जो कचरा वगैरह, या क्योंकि नॉर्मली प्लास्टिक शीट है, हर कृषक के बस की बात नहीं है कि वो प्लास्टिक शीट से पूरे खेत को ढकें। वो नॉर्मली फसलों के अवशेष ये जो होते हैं इनसे जो है भूमि का एक आप आवरण बना सकते हैं। तो उससे जो है वो कार्बनिक पदार्थ, क्योंकि वर्षा होने पर वो और जो है सूर्य का प्रकाश है वो आवरण जो होता है उसका धीरे धीरे उसके अंदर सड़कर और कार्बनिक पदार्थ प्रदान कर देता है। तो उससे क्या होता है कि 2-3 फायदे हैं। एक तो उसकी नमी संचित हो गई, दूसरा जो हुआ आपका वो कार्बनिक पदार्थ भूमि को मिल गया, और तीसरा जो हानिकारक जो खरपतवार के पौधे उग रहे हैं उनको सूर्य का प्रकाश ना मिलने की वजह से वो नीचे दबकर नष्ट हो जाते हैं। तो 2-3 फायदे अपने पलवार के भी हैं। इससे अपने क्षरण कम कैसे हो सकता है, वो आपकी किताब की भाषा के हिसाब से देखें तो देखिए कि खेत को घास तथा पौधों के डंठलों द्वारा ढककर मृदा क्षरण को काफी कम किया जा सकता है। पलवार जो होती है वो वर्षा की बूंद के प्रहार को कम कर देती है और जड़, तना, पत्तियां आदि मृदा की सतह पर पानी के वेग को कम करता है और साथ ही साथ मृदा संरचना को भी सुधारते हैं। ये बहुत बड़े फायदे हैं कि आपने पढ़ा, कल आपने पढ़ा था कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जलीय क्षरण को किस प्रकार कम करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना कि अगर वनस्पति से ढकी हुई मृदा है, पेड़ पौधे ढकी हुई मृदा है, तो जलीय क्षरण कम होता है, क्योंकि उनकी पत्तियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, पत्तियां जो होती हैं वो वर्षा की चोट, जो वर्षा की बूंद की चोट है उसको सहन कर लेती हैं और भूमि के ऊपर उसको टच नहीं होने देती। उसी प्रकार अगर भूमि पर पलवार पड़ी रहेगी, पलवार का मतलब है कि भूमि को किसी कृत्रिम आवरण से ढक देना। उस कृत्रिम आवरण प्लास्टिक की शीट हो सकती है जो बहुत कम कृषक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी महंगी होती हैं। इसके अलावा जो साधारण सा तरीका है उसमें खरपतवार के पौधे जो अपने खेत में जब अपने निराई गुड़ाई करते हैं तो खरपतवार के पौधे होते हैं तो उनको अपने उसके ऊपर एक पतली परत के रूप बिछा सकते हैं। फसल का अवशेष हो गया, जैसे अपने मारवाड़ी की भाषा कड़बी हो गया, या जो मोट का चारा वगैरह या ग्वार का चारा वगैरह, गेहूँ की तूड़ी वगैरह जो होती हैं उससे पूरी खेत को जो है अपने एक पतली परत के रूप में ढक देंगे तो वो भी पलवार के रूप में आएगा। इस प्रकार से जितने भी जो जैसे कोई अवशिष्ट है, जैसे अपने खेत घर का कोई कचरा है या मतलब घास फूस या फसल अवशेष जितना भी जो होता है तो उससे जो है एक खेत के ऊपर पतली परत लगा देना जो है वो एक पलवार का काम करेगा। पलवार होती हैं वो मल्च होती हैं, उसको इंग्लिश में मल्चिंग बोलते हैं, हिंदी में उसको पलवार बोला जाता है। तो ये ऊपर होने से तो खेत की भूमि नीचे रहेगी, ऊपर पलवार है तो एक तो सूर्य का प्रकाश
सीधा भूमि के टच में नहीं आएगा, जो नमी उसके अंदर पहले से संचित है वो संचित रह जाएगी। दूसरा, जब वर्षा की तेज बूंदें आती हैं तो वो पलवार सीधा भूमि के टच ना होकर सीधा पलवार के ऊपर गिरती है, तो उसका प्रभाव जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तीसरा, जो हानिकारक पौधा खरपतवार का नीचे उग रहा था तो वो भी जो है वहीं पर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जब, और चौथी बात, जब वो कार्बनिक कचरा जो अपने उसके ऊपर बिछाया वो जब गलेगा सड़ेगा तो उसके अंदर भूमि के अंदर ही मिल जाएगा, तो उसकी मृदा की संरचना में भी सुधार होता है। और अगर ये जो सारी चीज़ें उसके ऊपर पड़ी रहेगी तो मिट्टी पर वजन भी रहेगा, और ना ही हवा के द्वारा और ना ही पानी के वेग के द्वारा मिट्टी का कटाव होगा। इस प्रकार से अपने पलवार करके, मल्चिंग करके जो अपने क्या कर सकते हैं, अपने क्या कर सकते हैं, भूमि के मृदा क्षण को कम कर सकते हैं, जलीय क्षण को कम कर सकते हैं। तो ये अपने 3 टॉपिक क्लियर हुए। चौथे की बात करें तो फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, काफ़ी बार आपने नाम सुना होगा। एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित अवधि में फसलों को इस प्रकार से हेर फेर कर बोना कि फसल का उत्पादन भी अधिक हो और मृदा की उपजाऊ क्षमता भी बनी रहे, तो ये होती है फसल चक्र की परिभाषा। इंग्लिश में इसको क्रॉप रोटेशन बोला जाता है। तो इससे क्या होगा कि अगर अपने, मान लो कि कोई किसान जो है अगर अपने खेत के अंदर एक ही फसल को बार बार बोया जा रहा है, जैसे वो अनाज वाली फसल उगा रहा है, तो अनाज वाली फसल उगाने से जो अनाज वाली फसल को पोषक तत्व चाहिए वो ज़मीन ज़्यादा खींचती है, बाकी पोषक तत्व उसके अंदर ज़्यादा हो जाते हैं, और अनाज वाली जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ये जो उनको ज़्यादा चाहिए तो उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो आगे जो अपने फसल उसका उगाएंगे, लगातार वही फसल उगाएंगे तो उसके पोषक तत्व ज़मीन में कम हो गए, हमने ऊपर से डाले नहीं है, तो उसमें क्या है, उत्पादन धीरे धीरे उस फसल का घटता जाएगा। तो ये अपना एक जो है एक बड़ा घाटा होता है। इसके साथ साथ पोषक तत्व कम होने से, कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में कम होने से मिट्टी जो है अनुपजाऊ हो जाती है, बंजर हो जाती है, तो जल्दी से जो अपने किसके साथ, पानी के साथ, हवा के साथ बहकर कट सकती हैं। तो फसल चक्र अगर अपनाएंगे, फसल चक्र के बारे में 5 लेसन अपनाएगा, आगे आएगा उसमें डिटेल से पूरा दिया गया, फसल चक्र क्या होता है, सिद्धांत क्या होते हैं, लाभ क्या है, सब कुछ दिया गया, आपको पूरी डिटेल से पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है एक छोटा सा रूप दिया कि फसल चक्र के माध्यम से अपने जलीय क्षण को किस प्रकार से कम किया जा सकता है। तो वो देखिए कि मृदा संरक्षण के लिए अपनाए गए फसल चक्र में सिद्धांत रखा जाता है कि अधिक समय तक घास वाली और दलहनी फसलों को भूमि के ऊपर आच्छादित रखा जाए। उपयुक्त फसल चक्र अपनाने से क्षण कम होता है और जल का अच्छा संरक्षण हो जाता है और मिट्टी का उपजाऊपन भी नष्ट नहीं होता है। तो नॉर्मली आपको बता दें कि एक तो फसल चक्र में घास वाली फसलों को ज़्यादा शामिल किया जाता है, और एक दलहनी फसल को हमेशा, दलहनी फसल का मुख्य रोल रहता है फसल चक्र के अंदर, क्योंकि दलहनी फसल जो फैलने वाली होती हैं, ज़मीन पर एक आवरण बनाती हैं, जिससे, और उनकी जड़ें जो होती हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण वगैरह करती हैं, जड़ें जो है काफ़ी अच्छी मात्रा में पोषक तत्व मिट्टी को प्रदान करती हैं, तो उनको जो हमेशा फसल चक्र में शामिल किया जाता है। अगर अपने अनाज वाली फसल उगाई है तो उसके बाद दलहनी उगाएं, फिर आप एक बार जो है तिलहनी उगा सकते हैं या फिर वापस अनाज वाली उगा सकते हैं। तो एक बार अपने खेत में अवश्य दलहनी फसल को अपने को उगाना है, जिससे अपना जो है भूमि की उपजाऊ क्षमता वो बनी रहेगी। तो फसल चक्र अपनाकर भी अपने जो है, और आच्छादित रहने से जो है वही मल्चिंग का काम करेगी। अभी अपने पढ़ा है जो, तो उससे क्या होगा जो है, क्योंकि आपने मोड़ देखा होगा, मूंग देखा, ये फैल कर चलते हैं ज़मीन पर, तो ये काफ़ी मात्रा में भूमि को ढक कर रखते हैं, जिससे मिट्टी का जो है क्षरण क्या होता है, हवा के द्वारा भी और जल के द्वारा भी कम होता है। इस प्रकार से अपने 4 टॉपिक लिए हुए। अभी अपने पट्टियों में फसल को बोना, पट्टियों में फसल को बोकर अपने किस प्रकार से 5वें टॉपिक में अपने किस प्रकार से मृदा संरक्षण कर सकते